Hello students, this is Gargi. Today's topic is verification of assets and liabilities, part 4. Today we will discuss the verification of all the liabilities of the company. Now, verification of liabilities. Verification of liabilities aims at ascertaining whether all the liabilities of the business are properly disclosed, valued, classified and shown in the balance sheet. The auditor should see that they are correctly stated in the balance sheet. तो फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज ऑडिटर शुड सी, उसे देखना होता है कि जितनी भी लायबिलिटीज बैलेंस शीट में शो की गई हैं वो प्रॉपरली डिस्क्लोज की गई है कि नहीं की गई है, उनका क्लासिफिकेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है, कि विच लायबिलिटीज आर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड विच आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और उन्हें प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है डिटरमाइन वैल्यूएशन की हुई है कि नहीं हुई है. For the verification of liabilities, auditors should verify various documents like certificates, letters, agreements, bank statement, list of creditors, bills payable, contingent liabilities, and many other documents are to be verified by the auditor. Now, first, verification of trade creditors. The auditor will check the अकाउंट्स ऑफ द क्रेडिटर्स. फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स, सबसे पहले वो अकाउंट्स चेक करेगा क्रेडिटर्स के, एंड विल कंपेयर दैट इट विद द परचेज लेजर. फिर उसको कंपेयर करेगा विद द परचेज लेजर. हमें जिनको पैसे देने होते हैं बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए, वो हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं. उन ट्रेड क्रेडिटर्स से हमने कुछ परचेज किया होता है, तो उस परचेज लेजर में जो ट्रांजेक्शन जो एंट्रीज होती हैं उसको मैच किया जाता है विद द अकाउंट्स ऑफ द क्रेडिटर्स. ही विल कंपेयर द अकाउंट्स, फिर वो अकाउंट्स को कंपेयर करेगा विद द इनवॉइसेस, बिल्स, रिसिप्ट्स, क्रेडिट नोट्स एंड द स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट, ही विल वेरीफाई देयर बैलेंसेस एंड विल ट्रेस देम टू द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स. ये वेरीफाई करेगा कि क्रेडिटर्स के अकाउंट्स में जो बैलेंस अवेलेबल है वो अवेलेबल की वो मैचिंग करेगा विद द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, कि जितने क्रेडिटर्स के अकाउंट बैलेंस दिखाए गए हैं क्या उतने ही क्रेडिटर लिस्ट में भी शो हो रहे हैं. ऑडिटर विल चेक द एडिशनल लिस्ट. वो ये भी चेक करेगा कि लिस्ट के अंदर कोई एडिशन है जो क्रेडिटर्स का, उसको भी प्रॉपर्ली चेक करेगा. He will find the differences, if any, between the figures of the creditor statement and the balance of the ledger. अगर कोई डिफरेंस होगा फिगर्स में जो क्रेडिटर्स के स्टेटमेंट में है या फिर जो लेजर में बैलेंस में, अगर इन दोनों फिगर्स में कोई भी डिफरेंस है तो वो इजीली उसको फाइंड आउट कर लेगा. फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द बैलेंसेस, ऑडिटर में सेंड द बैलेंस स्टेटमेंट टू द क्रेडिटर. कंफर्मेशन करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि जो बैलेंस शो किए गए हैं अकाउंट्स में क्रेडिटर्स के वो बिल्कुल सही है, वो ट्रेड क्रेडिटर्स जो क्रेडिटर्स हैं उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकता है और उन्हें कम्युनिकेट कर सकता है और उनसे वो उनके पास वो बैलेंस की स्टेटमेंट्स भी सेंड कर सकता है फॉर द कंफर्मेशन. ऑडिटर विल ऑल्सो चेक द एंट्रीज ऑफ द गुड्स इन वर्ड बुक, कि कितने जो गुड्स इन वर्ड किस लिस्ट में कितने गुड्स हैं, एंड कंपेयर इट विद द परचेज लेजर. फिर उसको भी परचेज लेजर के साथ वो कंपेयर करेगा कि जो परचेज लेजर के अंदर गुड्स शो हो रहे हैं वो गुड्स इनवर्ड में भी शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. नाउ वेरिफिकेशन ऑफ लोन्स. ऑडिटर शुड चेक द एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर गेटिंग लोन. वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले ऑडिटर चेक करेगा एग्रीमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट जो लोन को लेने के लिए कंपनी ने बनवाए. इन केस ऑफ बैंक लोन एंड ओवरड्राफ्ट, ऑडिटर शुड एग्जामिन द एग्रीमेंट विद द बैंक. अगर बैंक से कोई लोन लिया है तो उससे रिलेटेड एग्रीमेंट वो चेक करेगा ऑडिटर. और अगर ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड कोई है लोन, तो उसके लिए भी वो सारा एग्रीमेंट चेक करेगा. फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड बाय द ऑडिटर. फर्स्ट, टू फाइंड आउट द बोरिंग. सबसे पहले वो बोरिंग पावर जो है फर्म की, उसको फाइंड आउट करने के लिए वो एग्जामिन करेगा लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के पास कितना लोन लेने के लिए पावर है. ऑडिटर शुड चेक द रेजोल्यूशन, भी चेक करेगा जो डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया है कंपनी के लिए फॉर ऑब्टेनिंग लोन, उसे भी वो चेक करेगा. वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट प्लान और ड्यूरेशन को भी चेक करेगा. वो कंफर्मेशन लेगा
लोन की कंफर्मेशन को भी वो चेक करेगा ऑडिटर, कि जहां से उसने लोन लिया है क्लाइंट ने, उसके साथ भी कम्युनिकेट करके वो कंफर्मेशन ले सकता है अबाउट द लोन अमाउंट. ही शुड प्रिपेयर द मूवमेंट ऑफ अकाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर. वो वो ये भी चेक करेगा कि कितना अकाउंट्स जो है विद इन दैट फाइनेंशियल ईयर, कितनी बार मूवमेंट हुई है, कितनी बार लोन लिया गया है और कितनी बार उसकी रीपेमेंट हुई है. ही शुड ऑल्सो वेरीफाई द इंटरेस्ट. वो ये भी वेरीफाई करेगा कितना जो है इंटरेस्ट पे कर चुकी है कंपनी और कितना भी पे करना है. वेरिफिकेशन ऑफ डिबेंचर्स. If a company is in needs of funds, it borrows money from the public. Such a company issues an acknowledgement of debt to the person from whom it has borrowed. Such an acknowledgement of debt is called debenture. सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है कि डिबेंचर किसे कहा जाता है. जब हम किसी से भी पब्लिक से, जब हम कोई भी कंपनी बोरो करती है मनी, तो उसके अगेंस्ट वो इशू करती है एक एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट की फॉर्म में होता है वो, और उसे कहा जाता है डिबेंचर. Every company which is proposing to issue debentures to the public should issue a prospectus or statement in lieu of prospectus. जो भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है पब्लिक को, उसके लिए उसे एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है या फिर स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस. अब डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करने हैं, वो कौन कौन से करने हैं फॉर द डिबेंचर. फर्स्ट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो बताएगा कि कंपनी को डिबेंचर इशू करने की अथॉरिटी है या नहीं है, और अगर अथॉरिटी है तो मैक्सिमम अमाउंट कितना है उसका. ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर द प्रोविजन फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हैज बीन मेड. जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, जो कि एक जरूरी पार्ट है इशू ऑफ डिबेंचर्स का ही, तो उसके लिए भी कोई प्रोविजन कंपनी ने बनाया हुआ है. उसके बाद वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस. फिर वो चेक करेगा डिबेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि जब भी वो डिबेंचर इशू करती है कोई भी कंपनी, तो उसे अप्लाई करना होता है स्टॉक एक्सचेंज में भी, तो डिबेंचर एप्लीकेशन को भी वो चेक करेगा. अलॉटमेंट बुक को भी वो चेक करेगा कि कितनों को जो है डिबेंचर्स अलॉट किए गए हैं. डायरेक्टर्स मिनट बुक. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिबेंचर के इशू को लेकर जो मीटिंग होती है उसकी मिनट बुक को वो चेक करेगा. कैश बुक को चेक करेगा. डिबेंचर रजिस्टर को वो चेक करेगा. डिबेंचर रजिस्टर में पूरा रिकॉर्ड होता है डिबेंचर होल्डर्स का. डिबेंचर ट्रस्ट डीड को वो चेक करेगा. वो एग्जामिन करेगा कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड अच्छे से प्रॉपरली, जितनी भी जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मेंटेन की गई है कि नहीं की गई है, और इंश्योर दैट द कंपनी हैज सेटिस्फाइड द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द ट्रस्ट डीड. ट्रस्ट डीड इज लाइक फॉर द इंश्योरेंस ऑफ द डिबेंचर इशू. डिबेंचर इशू की सिक्योरिटी के लिए एक ट्रस्ट डीड जो है कंपनी क्रिएट करती है, तो उससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट या जो भी एग्रीमेंट होता है, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भी ऑडिटर अच्छे से वेरीफाई करता है कि हु आर द ट्रस्टीज ऑफ द डिबेंचर इशू ऑफ द कंपनी. प्रॉपरली उसको वो चेक करना होता है. वेरीफाई वेदर द प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट. ये भी वेरीफाई करना जरूरी होता है कि प्रोस्पेक्टस को फाइल किया गया था या नहीं किया गया था ड्यू डेट से पहले. Verification of capital. Capital is not the liability of an entity, but still the author is required to verify it in order to report the genuineness and correctness of the balance sheet. ये बहुत जरूरी है वेरीफाई करना अबाउट द कैपिटल. कैपिटल का क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है कि प्रॉपरली क्लासीफाई किया गया है कि और क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड है इन द कैपिटल ऑफ ए कंपनी, जो कि बैलेंस शीट में शो किया गया. इन केस ऑफ ए फर्म, अगर ये बैलेंस शीट एक फर्म की है, द ऑडिटर शुड वेरीफाई कैपिटल विद द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप डीड, विद द हेल्प ऑफ कैश बुक, विद द हेल्प ऑफ पासबुक. ही शुड सी दैट इट हैज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कितना कितना कैपिटल डिफरेंट पार्टनर्स लेकर आए हैं वो पार्टनरशिप डीड से पता चलता है. तो ये सब चीजें प्रॉपरली वेरीफाई की जाएंगी विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ ए फर्म. लेकिन अगर बात होती है कंपनी की, तो वहां पर कैपिटल की वेरिफिकेशन के दो हेड्स हैं. फर्स्ट ऑडिट. इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिट द ऑडिटर शुड एग्जामिन द, फॉर एग्जांपल कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम कैपिटल जो है
फॉर द फर्स्ट टाइम उसमें इशू करे हैं शेयर्स वगैरह, तो उस केस के अंदर इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिट द ऑडिटर शुड एग्जामिन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू सी व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल, कि मैक्सिमम कैपिटल कितना कंपनी को अथॉरिटी है रेज करने की। और दूसरा ही शुड चेक ऑल्सो द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द कैश बुक, द पास बुक, द मिनट बुक ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी एग्जामिन करना जरूरी है टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ शेयर और डिफरेंट क्लासेस, कौन कौन से शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों करे हैं कि खाली इक्विटी किए हैं, द अमाउंट कलेक्टेड ऑन ईच शेयर, कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है शेयर्स पे और कितना बैलेंस है जो भी शेयर होल्डर से लेना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉल्स, और शेयर्स अलॉटेड टू वेंडर्स, इन केस अगर वेंडर्स को शेयर अलॉट किए गए हैं तो उसके लिए एग्जामिन करना जरूरी है प्रॉपरली द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वेंडर्स एंड द कंपनी। इसके लिए वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं वेंडर के साथ, जो ऑडिटर है कम्युनिकेट भी कर सकता है थ्रू ईमेल, थ्रू लेटर, थ्रू फोन कॉल, कंफर्मेशन लेने के लिए कि जो एंट्री वेंडर के लिए कंपनी ने दिखाई हुई है फॉर द शेयर कैपिटल वो सही है या नहीं है। सब्सिक्वेंट ऑडिट, नॉर्मली ये वो था फर्स्ट ऑडिट जब फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी इशू कर रही होती है शेयर, लेकिन ये सब्सिक्वेंट ऑडिट ये तब किया जाता है नॉर्मली इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स, जब एक पहली बार नहीं, जब बाद में भी कंपनी बार बार अगर शेयर्स इशू कर रही है तो सब्सिक्वेंट ऑडिट होता है और वहां पर भी वेरिफिकेशन होता है। द शेयर कैप ये तब होता है, मान लो शेयर कैपिटल वुड बी द सेम एज इन द प्रीवियस ईयर, जब शेयर कैपिटल के अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, और जब बहुत ज्यादा जब ऐसा लगता है कि यस देयर आर सम एडिशन बाय द फ्रेश इशू, जो ऑल्टरेशन कुछ ज्यादा ही हुआ है कंपनी के शेयर कैपिटल में, तो उस केस में सब्सिक्वेंट ऑडिट जो है कराया जाता है। अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं होती सब्सिक्वेंट ऑडिट की फॉर द कैपिटल। ये तब होता है पर्टिकुलरली कैपिटल का वेरिफिकेशन तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर फर्दर ईयर्स में सब्सिक्वेंट ईयर्स में कोई फ्रेश इशू किया हो, एडिशन हुआ हो, कोई बिग ऑल्टरेशन हुआ हो कैपिटल के अमाउंट में। इफ ही कम अक्रॉस एनी चेंज, उसको देखना होगा अगर इन केस उसे लगता है कि देयर इज एनी चेंज इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो उसे देखना होगा कि जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 94, 95, 100 to 105 कंपनीज एक्ट, वो ड्यूली उनके अकॉर्डिंग काम हुआ है कि नहीं हुआ है। Now the last is verification of contingent liabilities. Contingent liabilities are not the actual liabilities of the company and these liabilities are not shown in the balance sheet of the company. Contingent liabilities are those liabilities which may or may not arise in the future for payment. जरूरी नहीं है कि वो arise होगी. It depends on the future event, on the future outcome, कि arise होगी या नहीं होगी. It depends on the probability ऑफ आउटकम, कि क्या प्रोबेबिलिटी है। मोस्टली उन कंटीजेंट लायबिलिटीज को ही शो किया जाता है एज ए फुटनोट इन द बैलेंस शीट जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। द हाई प्रोबेबिलिटी आउटकम्स और मीडियम प्रोबेबिलिटी आउटकम्स आर शोन इन द फुटनोट ऑफ द बैलेंस शीट। अदरवाइज जिनकी बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, उन कंटीजेंट लायबिलिटीज को शो नहीं किया जाता। The most common source of contingent liabilities are outstanding. For example, कुछ example यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि outstanding lawsuits, product warranties. Auditors usually ask management to write a statement acknowledging they disclosed all known contingent liabilities. Auditor contingent liabilities के लिए management से एक written statement मांग सकता है जो statement ये बताएगी कि management ने ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ने सभी कंटीजेंट लायबिलिटीज को शो कर दिया है। कंटीजेंट लायबिलिटीज की रिजल्ट के बारे में कुछ श्योरिटी नहीं होती, बस ये होता है कि कुछ होना है। फॉर एग्जाम्पल कोई केस है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग लॉ सूट की बात हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ केस अगेंस्ट द कंपनी, देयर मे बी a chance of winning the case or there is a chance of losing the case, but there is this is not definite in advance कि कंपनी जीतेगी ही जीतेगी। इट मीन्स देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन दैट केस। प्रोडक्ट वारंटी इज ऑल्सो ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। इफ you are producing a product and
यू हैव सो मैनी कस्टमर ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो आप नहीं जान सकते कि हाउ मैनी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर रिटर्न बाय द कस्टमर ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। आप नहीं जान सकते कि कितने कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को वापस, देयर इज ए एस्टिमेट ओनली। तो उस केस के अंदर वो भी कंटिजेंट लायबिलिटी है। देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ द कंटिजेंट लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल compensation to some party if the company in question loses a certain case in court। फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी ने कोई केस जो है वो हारती है इन फ्यूचर, देयर इज अ चांस कि कंपनी जो है केस को हार जाएगी और उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा किसी दूसरी पार्टी को, या दूसरा है कि वो जीत जाएगी, उसे कंपनसेशन पे नहीं करना होगा। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जो आप लोग को याद भी रहेगा शायद, केस वाला। तो देयर इज टू प्रोबेबिलिटीज, राइट। सिंस दिस अमाउंट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद सर्टेनिटी एज लायबिलिटी, इट विल बी शोन एज कंटिजेंट लायबिलिटी। अब इस जो अमाउंट है कंपनसेशन का उसको एज ए कंटिजेंट लायबिलिटी शो किया जा सकता है इन द फुटनोट ऑफ द बैलेंस शीट। वो कंपनसेशन अमाउंट पे करना भी पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है, but company has to show that amount. Auditors usually ask management to write statement acknowledging they disclose all the known contingent liabilities। ये statement पहले भी मैंने अब explain करी है previous slide में कि auditor जो है वो कह सकता है मैनेजमेंट से कि वो अपनी सारी कंटिजेंट लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करेगा एक स्टेटमेंट में, और वो स्टेटमेंट वो देगा किसको, ऑडिटर। अब कंटिजेंट लायबिलिटी की वेरिफिकेशन के लिए ऑडिटर को क्या क्या देखना होता है। सबसे पहले ही शुड सर्च फॉर द अनडिस्क्लोज कंटिजेंसीज। उस जरूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बनाकर दी है अबाउट द कंटिजेंट लायबिलिटीज सिर्फ वही कंटिजेंट लायबिलिटीज हो एक कंपनी की, उसके अलावा और भी कंटिजेंट लायबिलिटीज हो सकती हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं की गई है। तो उसको उसके लिए सर्च करना होगा, उसको सर्च करने के लिए उसको डीपली एग्जामिनेशन करना होगा, चेकिंग करनी होगी सभी ट्रांजेक्शंस की। नेक्स्ट, इवेल्युएट मटेरियलिटी। उसे ये भी देखना होगा कि जो अमाउंट एज ए कंटिजेंट लायबिलिटी शो किया गया है बैलेंस शीट में फुटनोट में वो मटेरियल है या नहीं है। मान लो कंपनी की जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी है लेकिन उसने कंटिजेंट लायबिलिटी का अमाउंट बहुत ज्यादा कम जो है वो डाला हुआ है, तो इट मीन्स दैट अमाउंट इज नॉट मटेरियल। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, इवेल्युएट इवेंट लाइक्लीहुड। उसे इवेल्युएट करना पड़ेगा कि ये इवेंट जो कंपनी ने शो किया हुआ है कि दिस इज द कंटिजेंट लायबिलिटी, तो वो एक्चुअल मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है इन फ्यूचर कि वो होगा ही होगा वो इवेंट, तो उसकी भी प्रॉपर इवैल्यूएशन करनी होगी। जो लिस्ट कंपनी ने बनाकर दी है अपनी कंटिजेंट लायबिलिटीज की, इवेंट्स की जो हो सकते हैं फ्यूचर में, उनकी भी इवैल्यूएशन उसको करनी होगी। लुक एट प्रोबेबल इवेंट्स। उसको प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी इवेंट्स की कि विच आर हाईली प्रोबेबल इवेंट्स, विच आर medium probability events and which are low probability events. Go through the minutes book of the meetings of directors. Directors की जो मीटिंग हुई होती है related to the liabilities of the company, related to the balance sheet of the company, तो उसमें contingent liability से related जो भी बातें डिस्कस हुई हैं तो उसको वो पता कर सकता है with the help of the minute book. See whether provision has been made. उसको ये भी देखना है कि प्रोविजन बनाया गया है कंटिजेंट लायबिलिटीज के लिए प्रॉपर। उसे सभी डिटेल्स देखनी होगी उन सभी केसेस में जो कि कंपनी के अगेंस्ट एज अ क्लेम डाले हुए हैं डिफरेंट पार्टीज ने। चेक एनी सिक्योरिटी गिवन फॉर ए लोन टेकन बाय थर्ड पार्टी। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने सिक्योरिटी एज ए गारंटर उसने सिक्योरिटी दी है किसी और के लिए कि अगर वो वाली पार्टी पेमेंट नहीं करेगी तो आई विल पे इन दैट केस। तो ये चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वो वाली पार्टी पे कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो इट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। इन केस अगर उस पार्टी ने पेमेंट कर दी
तो कंपनी की लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, और इन केस उस पार्टी ने पेमेंट अगर नहीं करी तो वहां पर कंपनी की जो लायबिलिटी है वो अराइज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो दीज आर some liabilities of the company which should be verified by the auditor properly. Thank you so much, students.